हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदत्व क्लासेस। आज हम करेंगे ज्योग्राफी। किस क्लास की? 10th की एनसीईआरटी और चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वी आर गोइंग टू डू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चल तो देख तो, है ना। लेट अस सी what we are going to study in it. So what is there in the chapter? Let us start. Narak, my lord, you are the creator of music in the world of Lepchas. O Narak, my lord, let me dedicate myself to you. Let me gather your music from the springs, the rivers, the mountains, the forests, the insects and the animals. Let me gather your music from the sweet breeze and offer it to you. Oh, such a wonderful starting of the chapter. Let's begin with the main course. We share this planet. Now, what do? We share this planet with millions of other living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, elephants, and blue whales. This entire habitat that we live in has immense biodiversity. We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part of and very much dependent on the system for our own existence. For example, the plants, animals, and microorganisms recreate the quality of the air we breathe, the water we drink, and the soil that produces our food, without which we cannot survive. Forests play a key role in the ecological system, as these are also the primary producers on which all other living beings depend. So the next one thing is biodiversity or biological diversity. So particular इन्होंने इंट्रो में क्या बताया? इंट्रो में वही कॉमन चीज़ है, भाई पृथ्वी है, सब शेयर करते हैं, सबका अपना आपका काम है। कोई वाटर फिल्टर करेगा, हैं? कोई एयर फिल्टर कर रहा है, कोई ऑक्सीजन दे रहा है, कोई गैसेस को ख़त्म कर रहा है, हार्मफुल गैसेस को, है ना। कोई ओजोन है तो वो चीज़ों को बचा रहा है। अर्थवर्म है तो सॉइल का दोस्त है ना, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर दे रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं जो नेचुरली नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं ज़मीन में, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, देखो ऑटोमेटिक कैसे नेचर ने, मतलब कि पूरा अर्थ नेचुरली डिज़ाइंड है ताकि सब कुछ, है ना, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलता रहे। फिर एक चीज़ और है, बायोडाइवर्सिटी की बात आ गई। बायोडाइवर्सिटी है क्या, है ना। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। डाइवर्सिटी है ना, वी ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल, होमो सैपियंस, लायन, टाइगर, एलिफेंट, डाइवर्सिटी है। एनिमल डाइवर्सिटी। उसी तरह प्लांट में, ये प्लांट है, ये पौधे हैं, है ना, महोगनी है तो नीम है तो शीशम है तो साल है, एंड मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी हो गई, ठीक ना। फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी भी देखा जा सकता है। मछलियाँ ही हैं पर छोटी मछली है, बड़ी मछली है, अलग अलग तरह की मछली है। जो मछली खाते होंगे उनको तो सारे नाम पता होंगे, कम से कम अभी 10-20 नाम सुरेश, महेश, दिनेश सब लोग बता देंगे कि दिस फिश इज़ टू डिलीशियस टू ईट, है। तो ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है ना। ये सब डाइवर्सिटी है, इसको कहते हैं विविधता, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे? सपोज डिफिनीशन आ गया लिखने के लिए, सो आई विल आस्क यू टू कॉपी डाउन व्हाट आई एम सेइंग। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी among living organisms from all sources including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems. I will repeat, है ना, कि आप ये डिफिनीशन लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आपको फ्यूचर में मैं अगर नोट्स बना के आपको शेयर कर सकता हूँ। प्लीज़ डू कमेंट, है ना, अगर ऐसा करना होगा हमारे आपके लिए तो। इज़ डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, वेरिएबिलिटी एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग terrestrial, marine, other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part.
This includes diversity within species, between species and of ecosystems. बायोडाइवर्सिटी को हम और क्या कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी 3 पार्ट है ना, 3 लेवल्स में जैसे डिवाइड कर सकते हैं. अभी मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया आपको पीछे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, कम्युनिटी डाइवर्सिटी, एंड दिस इज एनफ टू सर्व योर कॉज. जितना मैंने बताया आपको ये एनफ है आपके काम के लिए है ना. वी डिडंट वांट टू गो सो डीप है ना. चैप्टर इलाबोरेट होगा सीनियर क्लासेस में, आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ है ना. रिच इन वाइल्ड लाइफ भाई बहुत सारे जानवर हैं जंगल में, तो वही जंगल धनी होगा ना जिसके पास बहुत सारे जानवर होंगे और बहुत सारे पेड़ पौधे भी हों. अब पता चला जानवर ही ख़त्म हो गए, धीरे धीरे पेड़ पौधे ही ख़त्म हो गए, तो जंगल बचेगा नहीं बचेगा. Immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependency. जैसे फूड चेन एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उसी तरह बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के केसेस में भी अप्लाई करता है. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टॉपिक. सम टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. आपके सिलेबस से कई चीज़ें हटा दी गई हैं और जो चीज़ें हैं उसको मैं लेके चलता हूँ. लेट्स मूव ऑन टू द थिंग्स. विच वन इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. ये टॉपिक आपका है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. मतलब हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करेंगे और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे करते हैं है ना अपने देश में. तो इसके लिए बहुत सारे एक्ट्स होंगे है ना, रूल्स होंगे, लॉज होंगे, जिससे हम इन चीज़ों को कंजर्व करेंगे. ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रहेगा है ना, रिजर्व फॉरेस्ट रहेगा, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब किस लिए हैं? ये सब इसीलिए हैं ताकि इस सारी चीज़ों को हम कंजर्व करके उनको सुरक्षित है ना रखा जा सके. फिर आगे देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है, चैप्टर हमें क्या बता रहा है, ये चीज़ आके देखते हैं. कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल है ना, बहुत ज़रूरी हो गया. बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पर हमें क्या ज़रूरत है ना. कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, वाटर, एयर एंड सॉइल. It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding. For example, in agriculture, we are still dependent on traditional crop varieties. Fisheries too are heavily dependent on maintenance of aquatic biodiversity. किस चीज़ का? So, conservation preserves the ecological diversity. Conservation क्या करेगा? Ecological diversity को बचा के रखेगा है ना. हम पेड़ को बचाएंगे, पौधों को बचाएंगे, उसकी डाइवर्सिटी को बचाएंगे, जानवर को बचाएंगे तो उसकी भी डाइवर्सिटी को बचाएंगे. ठीक है ना. अभी कूनो नेशनल पार्क में चीता वो लेके आए थे ना लेपर्ड, बाहर से नाइजीरिया से आया था, कितने ज़्यादा मर गए. ठीक है ना. उनका प्रॉपर टेक केयर नहीं हुआ है ना. हो सकता है इस क्लाइमेट को अडाप्ट नहीं कर पाए, तो फिर बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो कॉग्निजेंस नोटिस लिया उस चीज़ का है ना. तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वैराइटीज़. फिशरीज टू आर हैवली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी. सब मेंटेन करना है तो क्या करना है, नेचुरल चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, सारी चीज़ों को हमें कंजर्व करके रखना होगा. इन द 1960s एंड 70s, कब 1960s 70s है ना, 1960s 70s कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम. कंजर्वेशनिस्ट क्या डिमांड करते हैं कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम चले. क्या चले? नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम. फॉर व्हाट है ना, इसलिए चलना चाहिए ताकि ये जो जितने रिसोर्सेज हैं डाइवर्सिटी से, चाहे प्लांट की हो, एनिमल की हो है ना, सबको कंजर्व करके बचा के रखा जा सके. ठीक है ना. यानी कि हमारा ही अधिकार नहीं है, ये भविष्य का भी अधिकार है, उसके लिए भी हमें चीज़ों को बचा के रखना चाहिए. फिर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972.
अब ये चीज़ जो मतलब प्रोटेस्ट हुए या फिर डिमांड हुई, तो इसी चीज़ किस चीज़ में कल्मिनेट हो गया? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। ये चीज़ पर्टिकुलरली आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू सर्व योर कॉज इन लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि किस ईयर में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ठीक, 1972, विथ वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड, है ना, लिस्ट बन गई है। एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज ऑल्सो पब्लिश्ड। द थर्स्ट, मतलब मेन इंपॉर्टेंस किस पे दी जा रही है? द थर्स्ट ऑफ द प्रोग्राम was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats, and restricting trade in wildlife. Subsequently, central and many state governments established national parks, wildlife sanctuaries, about which you have already studied. मतलब पिछले चैप्टर्स में आप पीछे चैप्टर्स में या पीछे क्लासेस में सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट चीता, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलेंगे ताकि वो जो स्पेसीज इंडेंजर्ड हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, ताकि उनको अच्छे से कंजर्व किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, ताकि नेचर से वो एकदम इंस्टिंक्ट ना हो जाए। पीछे किसी क्लास में आपने IUCN की भी लिस्ट पढ़ी होगी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसको सर्च कीजिएगा तो उसमें सारी लिस्ट दी होगी कौन सा जानवर किस कैटेगरी में है, डेंजर्ड, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, नियर टू एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड, है ना, ये सारी कैटेगरी है उसकी। और उसमें उन जानवर को खोजिएगा, अपने यहाँ देखिएगा कौन सा जानवर किस स्थिति में है, ठीक है ना। टाइगर, अब ये सारी चीज़ें हो गई, फिर आगे क्या होता है? हाँ, रिनोसेरस पे भी द कश्मीर स्टैग, हांगुल और हांगुल डियर उसी को कहते हैं जो कश्मीरी स्टैग है। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एंड द घड़ियाल, द एशियाटिक लायन एंड द अदर्स। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, and the snow leopard extra have been given full and partial legal protection against hunting and trade throughout India. इस चीज़ में क्या नोट करने लायक है? ये कहाँ हेल्प करेगा? जब भी आप कभी लॉन्ग आंसर लिखने जाओगे, अगर ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड इससे आ गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, है ना, व्हाट द कॉज इट इज़ गोइंग टू सर्व, है ना, व्हाट कॉज डज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज़ गोइंग टू सर्व, है ना, तो आप इसमें लिख सकते हो, ये एड एग्जांपल्स दे सकते हो कि प्रोजेक्ट ये चला इसको बचाने के लिए। वो जो IUCN वाली लिस्ट बोला उसमें उस पर्टिकुलर एनिमल को उठा के देख लो कि अभी किस कैटेगरी में है, वो क्या कंजर्वेशन हुआ। ये 1-2 लाइन जो ऐड कर दोगे आप, इट विल गिव बूम टू योर आंसर, है ना। नंबर गैदरिंग करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको खुद टीचर देगा। फिर प्रोजेक्ट टाइगर देखते हैं, 1973, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। टाइगर इज़ वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फॉनल वेब। इन 1973 द अथॉरिटीज रियलाइज दैट द टाइगर पॉपुलेशन हैड dwindled to 1827 फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 55,000 एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। अब यहाँ पे देख लिया, अब 2023 की स्थिति में, आज की स्थिति में अगर टाइगर की कितनी पॉपुलेशन है उसको अगर आप ऐड कर देते हो आंसर में, दैट विल बी एक्सीलेंट थिंग, है ना। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। 2023 में अब क्या है, 100% इंक्रीज़ हुआ है। इस समय क्या पॉपुलेशन है, 4222। इसको आप नोट कर लो कि 4222 है। और टाइगर पॉपुलेशन जो है 75% इंडिया में, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 75% टाइगर पॉपुलेशन कहाँ है, इंडिया में। ये सब फैक्ट्स हैं, बट दिस फैक्ट कि 100% इंक्रीज़ हुई पॉपुलेशन में, किस लिए, प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से ना। उतना मेहनत की होगी सरकार ने, पैसे खर्च किए होंगे, तो आज 4222 टाइगर्स हैं इंडिया। द मेजर थ्रेट्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस, सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड, सिंकिंग, हैबिटेट डिप्लीशन एंड prey-based species, growing human population extra, the trade of tiger skins and the use of their bones in traditional medicine,
especially in the Asian countries, left the tiger population on the verge of extinction. Since India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world, these two nations became prime targets for poaching and illegal trading. Project Tiger, one of the well publicized wildlife campaigns in the world, was launched in 1973. Initially, it showed success as the tiger population went up to 4,002 in 1985, 4,334 in 1989, but in 1993 the population of the tiger had dropped to 3,600. There were 39 tiger reserves in India covering an area of 32,137.14 स्क्वायर किलोमीटर। ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट्स ये आप अपने से भी देख सकते हो। फिर कहाँ कहाँ टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे आगे इन्होंने बताया कौन कौन सा कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, मानस असम, पेरियार केरला। ये सारे फैक्ट फिगर है ना। ये शॉर्ट आंसर्स में भी पूछ सकता है, लॉन्ग आंसर में आपको हेल्प करेगा लिखने के लिए। फिर आगे देखते हैं। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन ए फ्यू ऑफ इट्स ऑल कंपोनेंट्स। अब जो नए कंजर्वेशन इफेक्ट हैं, मतलब एक होल पैन स्केल पे हमें टाइगर तो देखना है, तो टाइगर के हैबिटेट को भी तो देखना पड़ेगा। वो जहाँ रह रहा है उसको भी तो प्रोटेक्ट करना है। पता चला उसको घर का कब्जा किया और कोई बैठा है तो दिक्कत होगी ना उसके सर्वाइवल में। फिर वो घूमेगा निकल के जंगल से, जंगल श्रिंक हो गया तो टाइगर निकल के बाहर आ गया और किसी दिन किसी पे अटैक कर दिया और किसी ने उसको मार दिया, है ना। देयर आर now a more intensive search for different conservation measures. Increasingly, even insects are beginning to find a place in conservation planning. In the notification under Wildlife Act 1972 से हम आ गए 1980 पे and 1986. Several hundred butterflies, moths, beetles and dragonfly have been added to the list of protected species. In 1991, for the first time, है ना, प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट ऑफ स्टार्टिंग विथ 6 स्पेसीज। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। कहाँ से? 1991 से। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट। इस लिस्ट में कौन ऐड कर लिया गया? प्लांट। फिर आगे देखते हैं हम। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ये एक्टिविटी आपको दे रखी है, इसको आप इंटरेस्ट के हिसाब से अपने कर सकते हो। इट विल टू हेल्प यू। घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, ये रिपोर्ट आई थी कभी। फिर उसके बाद आता है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कैसे टाइप है फॉरेस्ट के और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, उस चीज़ को हम देखेंगे। लेट्स सी इट। Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them. सही, बड़ा एरिया है, एक छोटी सी कॉलोनी को एक मतलब एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को एक एमएलए, एक सांसद, एक क्या मेयर संभाल ही नहीं पा रहा है। और उतने बड़े जंगल को जहाँ पे इंसान है, इंसान सुनता है दूसरी की बातें और जानवर तो नहीं सुनेंगे ना हमारी बातें, तो अब उसको कंजर्व करना कितना बड़ा काम है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। चलो कितने क्लासिफिकेशन एक कर दिए हैं आपको पढ़ाने के लिए। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड एरियाज, अनक्लास फॉरेस्ट। अच्छा चलिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, इसको किया जा सकता है। रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में इन्होंने क्या लिखा? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। ये तो जनरल बता दिया कि चलो 50% रिजर्व फॉरेस्ट है पूरा टोटल फॉरेस्ट एरिया का, इंडिया का। फिर इसके बाद दूसरी लाइन क्या कहती है? रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? रिगार्डेड द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में अब मैं कहूँगा कि मैं कुछ लिखाने जा रहा हूँ रिजर्व फॉरेस्ट पे, अगर उसको आप लिख लेते तो बहुत अच्छा रहेगा।
रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में लिखिए कि दीज आर द फॉरेस्ट विच इंजॉय जुडिशियल फोर्टिफिकेशन। कैसा है, इंजॉय कर रहे हैं किस चीज़ को, जुडिशियल फोर्टिफिकेशन को इंजॉय कर रहे हैं। बेस्ड ऑन मतलब कि जुडिशियल सुरक्षा, फोर्टिफिकेशन मतलब सुरक्षा के लिए बंदी हो गई है, उससे सुरक्षा है। बेस्ड ऑन लेजिटिमेट सिस्टम, दीज आर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट विद द नेचुरल हैबिटेट एग्जिबिटिंग अ हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पोचिंग एंड हंटिंग। ठीक है ना। अब देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंस है रिजर्व फॉरेस्ट का। आप वहाँ पे पोचिंग नहीं कर सकते हैं, हंटिंग नहीं कर सकते हैं, उस पर लॉ बना होगा उनको प्रोटेक्शन के लिए। आप कोई पेड़ पौधे काट के नहीं ले जा सकते हैं। अलग से कोई आया होगा वहाँ पे जो ट्राइब्स रह रही हैं उनको हो सकता है कुछ मेडिसिनल हर्ब्स शॉप्स कलेक्ट करने की परमिशन हो कुछ नया एक्ट में, बाकी ऐसा कुछ करने के लिए आप अलाउड नहीं है रिजर्व फॉरेस्ट में। अच्छा, जैसे कि अभी पीछे देख रहे थे ना कि सरिस्का क्या है, टाइगर रिजर्व है, वो भी रिजर्व है। ठीक है ना। पलानी हिल्स तमिलनाडु में रिजर्व है। अट्टापड्डी रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है, केरला में। तो ऐसे एग्जांपल आप दे सकते हैं आपने से सर्च करके। उसी तरह प्रोटेक्टेड एरियाज़ बारे में ये क्या बताते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज़ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। चलो वो क्या है, हाफ रिजर्व्ड है, 1/3 क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी अदर फर्दर डिप्लीशन। इनको जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं इनको इसलिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि ये डिप्लीट ना हो। डिप्लीट कैसे होंगे, मान लो ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म ना हो, किसी और एक्टिविटी नेचुरल कैलेमिटी से अगर ख़त्म हो रहे तो फिर कोशिश रहे कि उनको रिफॉरेस्टेशन किया, एफॉरेस्टेशन किया जाए, फिर से जंगल को लगाया जाए। अब इस पे भी कहूँगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे आप मैं कुछ लिखवाना चाह रहा हूँ, वो लिख लीजिए। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आइदर डिमार्केटेड और अनडिमार्केटेड। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैसे होंगे, डिमार्केटेड होंगे या अनडिमार्केटेड होंगे। और डिमार्केशन लाइन कौन खींचेगा कि यहाँ तक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इसके अंदर नहीं जाना, इसके अंदर जाना है ना। तो वो करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। पर्टिकुलर वो एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन ले आके कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सरकार का एक अध्यादेश आ गया कि भाई आप कल से ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इसमें आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, पिकनिक मनाने नहीं जा सकते हैं, घूमने नहीं जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते हैं किसी कारण से। ठीक है ना। फिर उसके आगे आप लिखिए, बेस्ड ऑन वेदर द लिमिट्स ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन स्पेसिफाइड बाय ए फॉर्मल नोटिफिकेशन। ये चीज़ बता दिया हमने, फॉर्मल नोटिफिकेशन। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज लैंड, कैसा लैंड है, नोटिफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर वो नोटिफाइड है कि ये पर्टिकुलर एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। फिर और द स्टेट फॉरेस्ट एक्ट, इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑल एक्टिविटीज़ आर परमिटेड अनलेस दे आर एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड। मतलब गवर्नमेंट ये एक्सप्रेस कर दे किसी नोटिफिकेशन में कि ये काम आप इस प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज, प्लांटी की कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज या किसी हर्ब्स या श्रब्स की कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज उस एरिया में है। ठीक ना। तो अब कोई ओपन एरिया हो गया, सब लोग जा सकते हैं, और किसी को जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में उसने हर्ब शब्स को नुकसान पहुंचा दे तो वो स्पीसीज ख़त्म, फिर उससे मुलाकात नहीं होगी। फिर आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। ठीक ना। हमारा ही फैलो लैंड है, ठीक ना, उस पर खेती नहीं की है हमने, पेड़ पौधे पूरा घने जंगल की तरह लगा के छोड़ दिया, तो प्राइवेट हो गए। ठीक ना। प्राइवेट पार्क भी डेवलप कर सकते हैं, प्राइवेट जू भी डेवलप कर सकते हैं, अगर आपका मन है, आप पैसे खर्च करना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट है मतलब उसके कंजर्वेशन में। फिर उसके आगे देखते हैं हम क्या होता है। अनक्लास फॉरेस्ट डिस्कस कर रहे थे ना, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट प्राइवेट एंड, अच्छा ये तो हमने बताया था, कम्युनिटीज। फिर आगे देखते हैं, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रिफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट। अच्छा यही चीज़ लिखने लायक है। रिजर्व्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रिफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ, किस लिए मेंटेन किए जा रहे हैं, पर्पज ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस। एक तो रीज़न है कि प्रोटेक्शन के रीज़न से, और दूसरा चीज़ है कि उससे हमें रिसोर्स भी तो मिल रहे हैं। हम पेड़ काटेंगे तो फिर पेड़ लगाएंगे, ठीक है ना। पेड़ की अगर हमें ज़रूरत है तो हम पेड़ काटेंगे तो फिर पेड़ लगाएंगे भी। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटिंग
75% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया का 75%। फिर दूसरा, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट बहुत आयत में है। फिर कहता है बिहार, हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, है ना, इनके यहाँ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बल्क में है। फिर इन बंच को आप याद कर डालिएगा। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पूर्वोत्तर भारत और कुछ पार्ट गुजरात के, हैव ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज़। वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ उस चीज़ को मेंटेन कर रही हैं। फिर आगे देखते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, है ना, विद्युत क्लासेस। फिर देखते हैं हम कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन स्टडीज़ आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, नया तो है नहीं। हम तुलसी के पौधे लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पेड़ कंजर्व हो रहा है। नीम के पौधे लगाते हैं, बेल के पौधे लगाएंगे, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे मतलब कि कस्टम कल्चर से पूरे एसिमिलेटेड है, तो उससे कंजर्वेशन और आसान हो जाता है ना। वी ऑफन इग्नोर दैट in India, forests are also home to some of traditional communities. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials, recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. जो लोग जंगल के आसपास रहते होंगे, जंगल से ही कमाई का साधन है उनका, पेड़ ले आए, पौधे ले आए, पत्ते ले आए, है ना, कोई मेडिसिनल हर्ब है, कुछ है, ले आके उसको मार्केट में बेचा, उनकी जीविका चल रही है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट से कुछ पौधे जुड़े हों, वो चीज़, ये सारी चीज़ें मिल के उस चीज़ को कंजर्व करने में मदद करेगी, ठीक ना। और किसी का उसी से जीविकोपार्जन चल रहा है ना, लिविंग चल रही है। फिर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। फिर आ गया नाम सरिस्का टाइगर रिजर्व का, राजस्थान। क्या हो रहा है? विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटीज़। माइनिंग केस कहाँ पे? बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इन मेनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को भी नकार रहे हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? अलवर, यहीं दिल्ली से थोड़ा सा पास में ही पड़ेगी। 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरवदेव Dakau sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment. अलवर के लोग खुद आए उस चीज़ को बचाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, सोसाइटी में ऐसे लोग होने चाहिए। अब आता है सैक्रेड ग्रुप्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे तुलसी है, नीम का पौधा है, बेल का पौधा है, आम का पौधा है ना। सारी चीज़ें हमारी पूजा पद्धति में यूज़ होती हैं, इसलिए हम लगाते भी हैं। फूल के पौधे, है ना, पेड़ के पौधे, सारी चीज़ें। सैक्रेड ग्रुप्स अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। उसको जल्दी से देख लेते हैं, नॉट मच थिंग टू डू विथ इट। नेचर वर्शिप इज़ एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन the premise that all creations of nature have to be protected. Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groups, the forests of god and goddesses. These patches of forests are parts of large forests have been left untouched by the local people, and only interference with them is banned. Any interference with them is banned. Certain societies revere a particular tree which they have preserved from time immemorial. अब आता है the Mundas and the Santhal of छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ, है ना। महुआ के पौधा होता है, जिसको साइंटिफिक नेम इसने दिया है बासिया लेटिफोलिया। फिर कदम का पौधा एंथोकेफेलुस कदम्बा ट्रीज,
एंड द ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप द टैमरिंड। मतलब इमली के पौधे को कौन वर्शिप करता है, कहाँ के ट्राइबल्स, उड़ीसा का और बिहार के। एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स, टू मेनी ऑफ अस पीपल एंड बनियान ट्री आर कंसिडर्ड सैक्रेड। मतलब बहुत सारे पौधे हैं, अनगिनत पौधे हैं, बेल का पौधा है, आम का पौधा है, शमी का पौधा है, बहुत सारे पौधे हैं जिसे जो हमारी पूजा पद्धति से हमने बीच में कहा ही कि हमसे पूजा पद्धति में जुड़े हुए हैं। इंडियन सोसाइटी comprises several cultures, each of its own set of traditional methods of conserving nature and its creations. Sacred qualities are often ascribed to springs, mountains, peaks, plants, and animals, which are closely protected. You will find troops of macaques and langurs around many temples. Macaque और लंगूर बहुत जगह मिल जाएंगे. They are fed daily. इनको डेली फेड किया जाता है। जैसे आप भी चिड़ियों के लिए दाना डाल देते होंगे, तो आप भी किसी को तो फीड कर रहे हैं, छत पे पानी रख देते होंगे गर्मियों में, बाहर रख देते होंगे जानवरों को पीने के लिए। फिर अब चिपको आंदोलन उत्तराखंड वाला क्या हुआ, लोग काटने गए तो उन्होंने ट्रीज़ को हक कर लिया इंसानों ने, पहले हमें काटो फिर इसको काटो। तो उन्होंने लोगों ने बचाया ना अपने जंगलों को, अपने पेड़ पौधों को। The famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas but also has shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, आप स्टेप लेंगे, है ना। आप ही अपने ही मत सोचो कि सपोज यू आर लिविंग इन सिटी एंड यू हैव एन एफिलिएशन, है ना, लिंक है आपका, गांव से जुड़े हुए हैं आप, तो वहाँ पे कोई लोकल स्पीसीज़ होगी, है ना। उसको कभी जब भी आप जाते हैं समर वेकेशंस में या कभी भी जाते हैं तो कोई न कोई पौधा लगाइएगा, ठीक है ना, उसको प्रिजर्व करिए। डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी, है ना, टेहरी गढ़वाल कहाँ, उत्तराखंड, नवदन्या हैव शोन दैट adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable। अब ये चीज़ जो स्टेटमेंट इन्होंने कहा है, तो सीधे सीधे इसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से लिंक कर सकते हैं, जिसमें आप जैविक खाद, है ना, यूज़ करके नेचुरल चीज़ें प्रोड्यूस कीजिए और केमिकल फ्री भोजन आप कर सकते हैं, जिससे आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हम शोन फिर इन इंडिया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्निशेज अ गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़। मतलब वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके फॉरेस्ट को रिस्टोर कर रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 व्हेन द स्टेट ऑफ उड़ीसा पास द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये चीज़ सबसे पहले कौन पास किया, नोट करने लायक, आप इसको नोट करिएगा। 1988 में, 1988 में फॉर्मल एग्जिस्टेंस में आया एक प्रोग्राम, उड़ीसा ने लॉन्च किया उसको मैनेजमेंट के लिए। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। Return the members of these committees are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produces and share in the timber harvested by successful protection। यानी कि लोकल जो फॉरेस्ट के आसपास लोग रहेंगे उनको जॉब भी मिल जाएगी, है ना, कुछ फ़ायदा भी मिल जाएगा। The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management। ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया हमको कि हम कैसे कंजर्व कर लेंगे और जॉब भी मिल जा रही है, कुछ परिवारों की आजीविका भी चल रही है। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ बोथ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट द लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, but there is still a long way to go before local communities are at the center stage in decision making, except only those economic or development activities that are people centric, environment friendly and economically rewarding। अच्छा, जो ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट उसी पर थोड़ा सा और चर्चा किया है इस पैराग्राफ ने, कोशिश की है
सपोज़ एक ऐसा ही प्लान आपको बनाना रहे लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, और लोकल कम्युनिटी उसी का गलत फ़ायदा उठाने लगे, है ना, किसी चीज़ को बेचने लगे, कुछ ज़्यादा ही पेड़ काट दिए, तब तो रिस्क में आ जाएगी गवर्नमेंट। तो उसको उसका चेक बैलेंस भी होना चाहिए। ये मेरे थॉट प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। और ये अच्छी चीज़ है कि उनको आजीविका मिल गई, है ना, पता चला उनको थोड़ा सा राइट मिला, उसका दोहन करने लगे। पर ये एक पर्टिकुलर सुपरविज़न में हो, है ना, तो सुपरविज़न में होता होगा तभी ये कंट्रोल में अच्छी तरीके से उड़ीसा में चला होगा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो we will end this chapter with a quote of Gautam Buddha, 487 BC. The tree is a peculiar organism of unlimited kindness and benevolence, and makes no demand for its sustenance, and extends generously the products of its life activity. It affords protections to all beings, offering shade even to the axemen who destroy it. चीज़ें समझ गए होंगे गौतम बुद्ध ने क्या कहा, आप लोग समझ गए होंगे। So thanks for watching. Please do like, share and subscribe my channel. Please do comment anything you like.